Hello my dear students, this is Nandan Singh. I welcome all of you to our channel Oasis Classes. आज हम लोग अपने बुक रेनबो पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसको स्टडी करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं चैप्टर में जाऊं, आपको उसके बारे में कुछ बताऊं, आपसे मेरी एक आग्रह है और वो आग्रह ये है कि वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि द ऑब्जेक्टिव सेक्शन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पाइवोटल रोल इन शेपिंग अप योर रिजल्ट। जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वह आपके रिजल्ट को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए ना तो चैप्टर को समराइज किया जा रहा है, यानी शॉर्ट में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लाइन बाय लाइन उसको समझने की कोशिश आप करोगे। कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मेहनत को आप बेकार नहीं जाने दोगे। यद्यपि आप सारे लोग जानते हो कि जो स्टोरी हम लोग आज पढ़ने वाले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो चीजें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं हो। बट आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर एज इल्यूसिड एज आई कैन, as interesting as I can. So मेरे साथ रहेंगे शुरुआत से अंत तक, चैप्टर को सिंसियरली समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम लोगों को शुरू से अंत तक समझना है, लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को समझना है। तो स्वाभाविक रूप से इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे क्लास पर आते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं और उसके बारे में पहले कुछ जाने, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि ऑब्जेक्टिव को जो पिक आउट किया जाता है वो शुरू से, यानी जहां से चैप्टर शुरू हो जाता है, यानी लेखक के बारे में जो बातें कही जाती है, कवि के बारे में जो बातें लिखी जाती है वो, और आगे जहां तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तहां, वहां तक की सारी बातें ऑब्जेक्टिव का मूल हिस्सा रहता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये समझें कि जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है और उस लेखक की खूबी, खासियतें और उसके संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने बोर्ड में लिखा है कि first and the foremost thing is that Mahatma Gandhi was born in 1869 and died in 1948. All of you know. The second thing is that Mahatma Gandhi is popularly known as Bapu and the father of our nation. Third is non-violence यानी अहिंसा, एंड ट्रूथ यानी सत्य, सच्चाई, were his two main weapons through which he fought the battle against the injustice, against the atrocity of the British. सत्य, अहिंसा बापू के दो महत्वपूर्ण हथियार थे जिसके माध्यम से उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी। आप सबको मालूम है कि हमने फाइनली आजादी पाई और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की थी, जिनको हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं। ही रोट मेनी आर्टिकल्स, लेख होता है। लेख में आपको समझा दूं कि किसी मुद्दे पर कोई बात को लिखना तर्क के साथ, अकाट्य तर्कों के साथ, प्रमाणिक तर्कों के साथ, जो कि सर्वमान्य हो, यानी सबको ये स्वीकार्य हो कि बिल्कुल सही बात लिखी गई है। तो उन्होंने कई लेख लिखे
उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम लोग आत्मकथा भी कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरा एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग, विद ट्रूथ सच्चाई के साथ, यानी सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, यानी उन्होंने प्रयोग के माध्यम से परखा चीजों को और तब उस पर विश्वास किया। प्रायोगिक तौर पर उन्होंने ये समझा कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, यानी कि वैज्ञानिक तरीका था उनका। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि यही सही है तो मान लिया। उन्होंने खुद को उसका लिटमस टेस्ट किया और लिटमस टेस्ट पर जाकर के उसकी सत्यता को परखा, समझा, उसकी मौलिकता को जाना। तो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उन्होंने ज्यादातर लेख यंग इंडिया के लिए लिखा। उनकी एक बहुत मशहूर पत्रिका थी जिसमें उन्होंने ज्यादातर अपने लेखों को उल्लिखित किया, उसको दर्शाया, उसमें उनके लेख गए। रही बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, मैं आपको बता दूं कि ये सर्वमान्य सत्य है, दुनिया इस बात को मानती है कि शायद भारतीय सभ्यता के बराबर की कोई दुनिया की दूसरी सभ्यता नहीं है। दुनिया में बहुत सारी सभ्यता आई गई चली गई, लेकिन एकमात्र एक सभ्यता है, वो भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, दैट सक्सीडेड इन रिटेनिंग इट। एक केवल भारतीय सभ्यता है जिसने अपने आप को कायम रखने में सफलता पाई। और अगर कोई चीज जिंदा रहे, कायम रहे, तो ये बताता है वो फिट है। डार्विन के सिद्धांत आपने सुना है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिंदा वही रहेगा जो फिट रहेगा। अभी के समय में भी आप देख रहे हो, कोरोना से जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, ये कोई हवा नहीं है, ये हकीकत है। और उस लड़ाई का मुकाबला वैसे लोग ही कर पा रहे हैं, उसमें कोरोना को वही हरा पा रहे हैं जो अंदर से स्ट्रांग है। यानी कोरोना ने ये बात साबित कर दिया डार्विन की बात को कि जो वाकई मजबूत है वही जिंदा रहने वाला है। आपने इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी है, आपने इतिहास में अलग अलग अन्य सभ्यताओं की बात सुनी होगी। मिस्र की सभ्यता पढ़ी है, चीन की सभ्यता पढ़ी है, अलग अलग जगहों की सभ्यताएं पढ़ी। या तो वो सारी सभ्यताएं पूरी तरह से नष्ट हो गई, या फिर वो अगर मौजूद है तो उनका आंशिक पहचान बचा है। यानी कि वो पूर्ण रूप से जैसी थी वैसी अभी भी नहीं है। लेकिन सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग भारतीय सभ्यता भी कहते हैं, वो अभी भी जिंदा है और उसी रूप में जिंदा है। इसका कारण है कि हम वाकई दुनिया के अन्य सभ्यताओं के बनिस्पत बहुत 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 मजबूत। ये हमारे लिए फक्र की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अफसोस ये है कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, जब हम लोग पश्चिमी सभ्यता की बात करेंगे तो आप समझेंगे क्या, वो अवधारणाएं, वो विचार, वो तौर तरीके जो कहां मौजूद है, अमेरिका में, जो कहां मौजूद है ब्रिटेन में, जो कहां मौजूद है इटली में, जो कहां मौजूद है जर्मनी, फ्रांस में, ये वेस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं। तो उनके जो चाल चलन है, जो तौर तरीके हैं, वो कई लोगों को लुभाते हैं। और जबकि गांधी जी ने कहा था कि ये लुभाने वाला है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सोना ही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है, आप सारे लोग इसको परख रहे हो। अभी पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, और आपको ये चीज परखने का बड़ा अच्छा मौका लगा है
और जो मैं इस बात को मैं फिर से दोहरा दूं, जो जो चीजें चमकती हैं वो सोना ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं। तो वही बात लागू होता है पश्चिमी सभ्यता पर। अमेरिका की चमक दमक, ब्रिटेन की चमक दमक, इटली या जर्मनी या रशिया, इन सब जगहों की जो चमक दमक है वो आपको आकर्षित भले कर सकती है, लेकिन वो आपका प्यार नहीं हो सकता। जो खूबी भारतीय सभ्यता में है वो खूबी दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं हो सकती। और जैसा हमने कहा कि इस बात को गांधी जी ने परखा, समझा, जाना, और वो जान समझ करके ही उन्होंने उन बातों को इस लेख में उद्धृत किया है, लिखा है। मैं जानता हूं कि लेक्चर is not going to be very entertaining. This lecture is not going to be very interesting as well. But one thing is sure, that it will quench the thirst of your knowledge. ये चैप्टर मजेदार नहीं हो सकता है, आनंददायक नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपके ज्ञान की प्यास को निश्चित रूप से बुझाने वाला होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए आप पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से समझो, सुनो। और जैसा मैंने कहा कि लेक्चर को हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं से ऑब्जेक्टिव छूटने की जो गुंजाइश होती है वो ना बचे। तो देखते हैं कि गांधी जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। गांधी जी लिखते हैं, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा पूरा विश्वास है कि जिस सभ्यता का विकास भारत में हुआ, जिसे भारत ने विकसित किया, उसका मुकाबला दुनिया में कोई दूसरी सभ्यता कर ही नहीं सकती। Nothing can equal the feats shown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate. In the might of Pharaoh was broken, Japan has become westernized. हमारे एंसेस्टर्स को हिंदी में हम लोग पूर्वज कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बीज रोपा, और जिस बीज को आज हम लोग बरगद पेड़ के रूप में देख रहे हैं, जिसकी छाया तले हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता, गांधी जी कहते हैं कि उसका मुकाबला दुनिया का कोई और सभ्यता नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चला गया, इटली आपने नाम सुना, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। यहां मैंने ग्लॉसरी लिखी है बोर्ड में, आप लोग चेक करते रहोगे, उसको हार्ड वर्ड से लिखा हुआ। यूनान की भी वही हालत हुई। द माइट ऑफ फराओज वॉज ब्रोकन। मिस्र के राजा को, जिसको हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, उनको फराओ कहा जाता था। तो उनकी जो माइट थी, माइट यानी ताकत, वो भी खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। यद्यपि जापान की अपनी बड़ी ही समृद्ध सभ्यता संस्कृति थी, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और अन्य देशों का जो नकल है, उस नकल की वजह से जो उसका असल था वो खत्म हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चीन के बारे में कभी ना तो भूतो ना भविष्यति, ना तो पहले कोई कुछ बोल पाया, ना आने वाले समय में। चीन एक अनोखा देश है, वहां क्या चलता है, कैसे चलता है, इसके बारे में बता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। और यही बात सोचिए तब की बात है। और गांधी जी कहते हैं चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। इधर उधर कुछ भी कर लो, लेकिन इंडिया की बात ही अनोखी है। इसकी नींव अभी भी काफी मजबूत है, सॉलिड है। द पीपल ऑफ यूरोप लॉन्ग देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के लोगों की अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है, वो नकल करते हैं, वो दूसरे जगह की सभ्यताओं की नकल कर करके चीजों को उन्होंने सीखी। जैसे उन्होंने यूनान से सीखा है, रोम से सीखा है। In trying to learn from them,
The Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such is their pitiable condition. बड़ी खूबसूरत बात लिखी है गांधी जी ने कि उनसे नकल करने के फेर में यूरोपियों की स्थिति गजब हो गई, ना उनका असल बचा ना वो नकल ही कर पाए। नकल करने वालों का नतीजा यही होता भी है कि जो उनमें खूबियां होती हैं वो भी चली जाती हैं, और कई बार जिसकी आप नकल कर रहे हो शायद वो इतने बड़े लोग होते हैं, इतनी टावरिंग पर्सनालिटी होती है कि शायद हम लोग अच्छे से उसका नकल भी नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना काट के। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इस बीच में अगर देखा जाए तो अभी भी भारत इमूवेबल है। बोर्ड पर ग्लॉसरी में आपको मिल जाएगा, अचल, स्थिर, और यही स्थिरता इसकी सुंदरता है, इसका गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। चार्ज मतलब होता आरोप, आक्षेप। भारतीयों पर विदेशी लोग एक आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग इतने अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं, यानी इग्नोरेंट होते हैं, स्टोलिड, बड़ा धीमा धीमा उनका विकास होता है, उनमें बदलाव ही नहीं आता। अब सोचिए, हमारी सभ्यता संस्कृति का एक गुण है कि हम बड़ों का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यद्यपि ये सारी चीजें कुछ कुछ समाज से गायब होने लगी हैं, लेकिन कई बार मैंने आपको भी समझाया, और इसको समझिए कि हमारे सभ्यता का जो कण कण है वो हीरे का है, सोने का है, उसको मुट्ठी से कभी खिसकने नहीं दीजिएगा। किसी का आप पैर छूते हो, वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि भाड़ में जाओ, मर जाओ, तुम्हारा बुरा हो जाए। वो हमेशा आपको एक ही बात कहेगा, खुश रहो, संपन्न बनो, दीर्घायु हो। ये सारी सुंदर बातें आप उनके मुंह से सुनोगे। गांधी जी यहां पर कह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों के लिए ही दोष दिया जाता है। अभी भी पैर छूते हो, अरे भैया पैर छूते हो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसानों के जीवा पर वक्त किस बेवक्त कभी न कभी सरस्वती का निवास होता है। सपोज करो कि जब आपने किसी का पैर छुआ और संयोग बस उसके जीवा पर उसमें सरस्वती का वास हो, यानी जो कहे वो सच हो जाए, और वो आपको चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से यही कहने वाला खुश रहो, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद लगेगा आपको। इसलिए हमारे सभ्यता संस्कृति में सिखाया जाता है तो बड़ों का, आदरणीय लोगों का पैर छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन विदेशी क्या कहते हैं कि आप लोग बदलते ही नहीं। गांधी जी कहते हैं बदली बुरी चीजें जाती हैं, अच्छाइयों को बदला नहीं और विकसित किया जाता है। और यही तो हमारी खूबी है, यही तो हमारी सुंदरता है कि हम लोग अपनी सुंदरता, अपनी ग्लोरी को कायम रखते हैं। It is a charge really against our merit. What we have tasted and found true on the unveil of experience, we dare not change. अरे भैया ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी कह रहे हैं विदेशियों को कि आपका जो आरोप है बिल्कुल गलत है। हमारी सभ्यता परखी हुई चीजों पर आधारित है, मापी हुई चीजों पर, तौली हुई चीजों पर, टेस्ट पर आधारित है। तुलसी का पौधा लगाना, गोबर से लिपाई करना, आज साइंस ने भी इन बातों को साबित कर दिया है कि ये बहुत बहुत बेहतरीन सब चीजें हैं। तो कैसे मैं मानूं कि आप हमको कह रहे हो कि बदलते नहीं हो? क्यों बदलूं भैया? यही तो खूबी है हमारे सभ्यता की, और अपनी खूबी को बदल करके कहां जाऊं? गांधी जी वही चीज समझा रहे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और पूछा जाता भी है। सभ्यता हमें
रास्ता बताता है कर्तव्य का। अक्सर हम लोग अधिकार की बात करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम लोग कर्तव्य की बात कभी करते ही नहीं कि मैंने ये नहीं दिया, मैंने वो नहीं किया। आप में से कई लोग इतने योग हो कि अभी हमारे बिहार में बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं, लाचार विवश। क्या आप में से बहुतों ने उन्हें खाना खिलाया, उनकी सहायता की? और अगर ऐसा किया तो मैं ये कहूंगा कि आपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाया। गांधी जी वही कह रहे हैं, एक सभ्यता का मतलब ही होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल बोर्ड पर लिखा हुआ, परिवर्तनीय, बदलने योग्य। कि अपने काम को और नैतिकता को मानना, मॉरलिटी, ये परिवर्तनीय है। ये समय के साथ क्या होता है, बदलता है। इस चीज को आप समझो। जैसे अभी कोरोना काल में हमारा कर्तव्य यह है कि हम पीड़ितों की मदद करें, जो भूखे हैं उसका पेट भरें। जब उनका पेट भरा रहेगा तब हम इस कर्तव्य को निभाएं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वो खुद पैर मार करके, लात मार करके हमारे प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, मानेंगे ही नहीं, कहेंगे तू, उनका स्वाभिमान उसमें हमें ऐसा करने को मंजूरी नहीं देगी। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। नैतिकता का मतलब होता है हमारे जुनून पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या करना, कंट्रोल करना। आप अनैतिक तब हो जाते हो जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। सपोज करो पापा ने आपको 1000 रुपया ट्यूशन फी के लिए दिया था और आपका दिमाग ये कहता है मुझे पहले से भी बेहतर मोबाइल चाहिए। आप क्या कहोगे? सर को कई बातें, झूठ झूठ, गलत सही, मेरी मजबूरियां हैं, मेरे फादर की मजबूरियां हैं, हम सर आपको फी इतना नहीं दे पाएंगे, मेरी ये सारी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में चलती, इसलिए मैंने इस उदाहरण को चुना। यहाँ पर कोई इसको उस वे में लेने की आपको कोई जरूरत है नहीं, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। और ऐसे कुछ प्रतिशत लोग होते हैं, सर बड़ी मजबूरी है, पापा नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है, और उनको क्या चाहिए था, एक बेहतर मोबाइल, पहले से भी बेहतर मोबाइल। और नतीजा क्या हुआ, उन्होंने झूठ बोल करके टीचर से वो पैसे बचाए। यानी यही काम क्या हुआ, अनैतिक। और ये काम करने के लिए प्रेरित किसने किया, उनके दिमाग ने, उनकी कामना ने, उनकी अभिलाषा ने, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और ये और की ख्वाहिश जो होती है आपसे हमेशा हमेशा गलत करवाती है। आगे वो कहते हैं, सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऑब्जेक्टिव में निश्चित आता है कि गुजराती एक कहावत है और गुजराती में गुड कंडक्ट मतलब ही सभ्यता होती है। ऐसे भी गुड कंडक्ट, गुड मतलब अच्छा, कंडक्ट मतलब आचरण, यानी अच्छा आचरण। वो गुजराती क्या, हमारे बिहारी में भी तो वही है। अच्छे ही आचरण को तो हम लोग सभ्यता कहते हैं। सपोज करो आप क्लास में बैठे हुए हो और किसी लड़के को देख रहे हो, वो सर से बड़ी अच्छे से बात करता है, अपने स्टूडेंट्स, अपने क्या कहते हैं क्लासमेट्स से बड़े अच्छे से बात कर रहा। जिसको जब जरूरत होती है वो जरूरत करने जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप निश्चित रूप से कैसा स्टूडेंट कहते हो, सभ्य। You call such students a very civilized student. You have nothing in your mind, you have no grudge in your mind against them. And you call such students a very good student, well polite and very civilized person. उसके अच्छे आचरण को ही उसकी अच्छी सभ्यता, आपने कहा वो बड़ा सभ्य है। और उसके उलट अगर कोई लड़का, आप आगे बैठे हो और वो पीछे से आपका शर्ट खींच रहा है, आपका बाल खींच रहा है, तो आपकी जुबान से या औरों के जुबान से तुरंत निकलता कितना असभ्य है। यानी कि उसका आचरण सही नहीं था तो वो असभ्य हो गया, किसी का आचरण सही था तो वो सभ्य। इसीलिए तो गुड कंडक्ट को ही तो सिविलाइजेशन कहा जाता है। अच्छे आचरण को ही सभ्यता कही जाती है। और ये बात गांधी जी कहते हैं गुजराती में भी।
क्योंकि होता कई बार क्या है कि क्लास को तो बड़ा मजे से लेना चाहता हूं। ये आपको भी पता है कि क्लास में जब हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो बड़े बेहतरीन समय ले लेकर के एक एक चीजों को समझाते हुए, लेकिन ये यूट्यूब ऑनलाइन ये सारी की जो लिमिटेशन है वो हमें बाध्य कर देते हैं बहुत सारी बातों को कर्टेल करने की, रोक देने की, थाम लेने की, और वो हम जैसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन बाध्यताओं को भी, उन प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखना ही होगा, इसलिए लेक्चर को लिमिट करना पड़ता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे 5 नंबर पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर तक पैराग्राफ को आज आपने स्टडी की, और अगले, चूंकि आज इंट्रो वगैरह भी था तो इसलिए टाइम टेकिंग तो था ही। अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर समरी ये सारी चीजें करेंगे। लास्ट में एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप फ्री हो, आप वैसे जो डिसलाइक करो, लाइक करो, जो करना, सब्सक्राइब जरूर करें, अपडेटेड रहिएगा। दूसरा, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सलाह होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।